हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमर्स क्लासेस। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एमर्स क्लासेस ने एक सीरीज़ लाई है, रहबर सीरीज़ फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स, और इसमें आपके सारे क्लासेस लग रहे हैं, कंटिन्यूसली लग रहे हैं। मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं। मैंने ऑलरेडी 3 लेक्चर्स अपलोड किए हैं। ये चौथा लेक्चर जो है ये हम आज करेंगे। पहले 3 लेक्चर्स में मैं आपको नटशल में बताऊंगा हमने क्या पढ़ा। हमने लाइफ प्रोसेस से चैप्टर स्टार्ट किया, हमने लाइफ प्रोसेस की डिफिनेशन पढ़ी, उसके एग्जाम्पल्स पढ़े, उसमें हमने ग्रोथ को अच्छे से पढ़ा। हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं। न्यूट्रिशन में हमने अलग से ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को ख़त्म किया। हम अब पढ़ रहे हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसके भी टाइप्स है पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक एंड होलोजोइक। पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक को हमने अच्छे से डिस्कस किया। अब हम पढ़ रहे हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हमने होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एमोबा एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम पढ़ा। आज हम खुद के बारे में यानी ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन और डाइजेशन कैसे होती है, ये जो इसके बाद लेक्चर्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे आपको इन टॉपिक्स के रिलेटेड एक फुल चैप्टर पढ़ना है 11th में, इसलिए वहाँ पर बेसिक्स उसके लिए यानी 11th के लिए आपको बेसिक्स का पता होना ज़रूरी है। इसलिए कंसंट्रेशन के साथ वीडियोस देखना और जो मैं बताऊंगा इनको नोट करना और इनको याद रखना, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा आगे। टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। पहले हम देखते हैं जो हम है ह्यूमन बींग्स, हम है क्या। पहले ही मैंने बोला हम है हेटेरोट्रॉप्स। क्या है? हेटेरोट्रॉप्स यानी हम खुद ग़िज़ा नहीं बना सकते, हम ग़िज़ा ऑब्टेन करते हैं प्लांट से या बाकी जानवरों से, यानी हम खुद ग़िज़ा नहीं बना सकते। ठीक है, उसमें भी हेटेरोट्रॉपिक में कौन सा टाइप में हम आते हैं, कौन सा न्यूट्रिशन हम दिखाते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक एमोबा दिखाता है, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक पैरामीशियम दिखाता है, वही मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ह्यूमन बीइंग भी दिखाता है। यानी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म फूड को एज ए होल अंदर लेता है, यानी उसको बाहर पहले डाइजेस्ट नहीं करता है, उसको डाइजेस्टिव सिस्टम में डालता है या सेल के अंदर या बॉडी के अंदर लेता है, फिर उसकी डाइजेशन करता है। इसको हम कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हम में भी यही मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा रफली बताता हूँ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है। पहला स्टेप होता है इंजेक्शन। जैसे मैंने एमोबा और पैरामीशियम में बोला इंजेक्शन, यानी पहले क्या होता है, ये ऑर्गेनिज्म पहले फूड को अंदर लेता है, फूड को एज ए होल अंदर लेता है, फिर उस इंजेस्टेड फूड की क्या करता है, ये डाइजेशन। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में इसकी क्या करता है या सेल में क्या करता है, इसकी डाइजेशन। फिर क्या होता है, जब डाइजेशन होती है वहां से बनते हैं न्यूट्रिएंट्स, उन न्यूट्रिएंट्स को करते हैं एब्जॉर्ब, उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जब एब्जॉर्प्शन हुआ, जब ब्लड में चले गए ये न्यूट्रिएंट्स, फिर ये ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट्स सारे टिश्यूज और सारे सेल्स को पहुंचते हैं, उसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। जब एसिमिलेशन भी हुआ, डाइजेशन भी हुआ, एब्जॉर्प्शन भी हुआ, फिर जो बच गया उसको हम कहते हैं एक्सक्रीट, कहते हैं ना, उसको बाहर निकालना होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। क्या कहते हैं? इजेशन। यानी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है? इंजेक्शन से। ख़त्म कहाँ पर होती है? इजेशन से। यानी इनटेक ऑफ फूड वो होता है आउट करना, किसको? एक्सक्रीट को। क्या होता है? इजेक्शन। ठीक है, बीच में होता है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन। हम में भी यही स्टेप्स होते हैं। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेक्शन। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर। देखिए, अगर हम देखेंगे पहले क्या होता है, पहले हम पढ़ेंगे। अब इंजेक्शन आपको मालूम है, इनटेक ऑफ फूड, हम ग़िज़ा लेते हैं, किस में डालते हैं हम? मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। जब हम फूड को इंजेस्ट करते हैं तो किस में डालते हैं हम? उसको माउथ में। ठीक है, किस में डालते हैं हम? माउथ में। और इस जो ये कैविटी होती है माउथ में, जो ये कैविटी होती है, इसको हम कहते हैं ओरल कैविटी। क्या कहते हैं? ओरल कैविटी, या कहते हैं बकल कैविटी। मैं ये वर्ड्स इसलिए भी इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आगे जब आप हायर क्लासेस में देखेंगे वहाँ पर माउथ का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, वहाँ पर बकल कैविटी या ओरल कैविटी का इस्तेमाल किया जाएगा। ये मान लो आप जो स्पेस है ना
मुंह के अंदर जो ये स्पेस है, इसको हम जिसमें हम खाना डालते हैं, उसको हम कहते हैं ओरल कैविटी या बकल कैविटी। और एक टर्मिनोलॉजी मैं आपको बताता हूँ, वेस्टिब्यूल। क्या बताता हूँ? वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल क्या होता है? देखिए क्या होता है, याद रखना, जो ये लिप्स है और टीथ है, लिप्स और टीथ के दरमियान जो ये स्पेस है, इसको हम कहते हैं वेस्टिब्यूल, यानी स्पेस बिटवीन लिप्स एंड टीथ, यानी लिप्स एंड टीथ के दरमियान जो ये स्पेस है उसको हम कहते हैं वेस्टिब्यूल। यानी लिप्स और टीथ, ये जो बाहर की ओर है ना, दांतों के बाहर जो स्पेस है, और बिटवीन द लिप्स, यानी लिप्स के पीछे और दांतों के आगे जो ये स्पेस है, इसको हम कहते हैं वेस्टिब्यूल। दांतों के पीछे जो ये कैविटी है मुंह में, उसको हम कहते हैं ओरल कैविटी या बकल कैविटी। ये टर्मिनोलॉजी आप याद रखना, बकल कैविटी या ओरल कैविटी, टीथ के पीछे जो जिसमें हम खाना डालते हैं, बल्कि जो ये स्पेस होती है दांतों के सामने और लिप्स के पीछे, ये इसको हम कहते हैं वेस्टिब्यूल। क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल। हम खाना किस में डालते हैं? माउथ में, यानी ओरल कैविटी या बकल कैविटी में। इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को इंजेक्शन यानी इनटेक ऑफ फूड इनटू द ओरल कैविटी और बकल कैविटी। ठीक है, पहुंच गया खाना कब, कहाँ? माउथ में। अब देखते हैं हम माउथ में होता क्या है। ठीक है, देखिए माउथ में क्या होता है, मैं अब अगर माउथ को बना या लिखता हूँ यहाँ पर, माउथ में होता क्या है आपने देखा होगा, मैं रफली बनाता हूँ। माउथ में मैं कुछ स्ट्रक्चर्स बनाता हूँ। देखिए मैं माउथ में कुछ स्ट्रक्चर्स बनाता हूँ। मैं आपको इस तरह बताता, मतलब हम क्या करेंगे फिर अलग अलग इसको पार्ट्स में करेंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ हमने माउथ में पहुँचा दिया ग़िज़ा को। ठीक है, देखिए इससे पहले कि मैं माउथ को स्टार्ट करूं, मैं आपको बताता हूं कि डाइजेशन होता किस सिस्टम में है, डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम को इधर लिखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा? अब डाइजेशन, इंजेक्शन हमने किया, माउथ में डाला, अब डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा? डाइजेशन। कोई अगर आपको बोलेगा डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से कहां तक स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, यानी माउथ से लेकर एनस तक, माउथ से लेकर एनस तक जो भी स्ट्रक्चर्स इसमें आते हैं उसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम याद रखना, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है? एक तो आता है, इसको हम क्या कहते हैं, जो माउथ से लेकर एनस तक जो ये ट्रैक्ट है, ठीक है, यानी माउथ से इसोफेगस से स्टोमक, फिर इंटेस्टाइनस, फिर एनस, ये लॉन्ग ट्यूब होता है। ठीक है, माउथ से शुरू होता है, कहीं पर ये ओपन नहीं होता है, माउथ से शुरू होता है, फिर कंटिन्यू होता है एनस तक। इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, देखिए कनाल लिखा होगा, कनाल मीन्स जो जहाँ से कुछ फ्लो हो जाएगा। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मुंह से शुरू होता है और एनस पर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसका कोई जगह कट नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, कई जगह ये चौड़ा होता है, कई जगह ये पतला होता है, कई जगह ये लंबा होता है। ठीक है, ये लेकिन होता है जुड़ा हुआ, ये कहीं पर कट नहीं होता है, माउथ से लेकर एनस तक। इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। इसी एलिमेंट्री कैनाल में माउथ, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन सब कुछ आते हैं। ठीक है, और डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं एसोसिएटेड, मैं सिंपल लिखूंगा एसोसिएटेड ग्लैंड्स। क्या आते हैं? एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एसोसिएटेड ग्लैंड्स यानी वो ग्लैंड्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं या जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम में रोल है, जो एक रोल प्ले करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, उन ग्लैंड्स को हम कहते हैं एसोसिएटिव ग्लैंड्स। ठीक है, या डाइजेस्टिव एसोसिएटिव ग्लैंड्स। इसमें कौन कौन से आते हैं? पहले मुंह में जो होते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स, वो आते हैं। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड्स। और कौन आता है? लिवर। और कौन आता है? पैनक्रियाज। याद रखना, ये तीन आप याद रखना। यानी एक तो आता है डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीजें आते हैं, एक आता है एलिमेंट्री कैनाल विच स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ अप टू द एनस, लेकिन इसके बगल में जो ग्लैंड्स होते हैं जिनकी सिक्रीशंस का डाइजेशन में रोल होता है या जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई पार्ट होता है, कोई रोल होता है, उनको हम कहते हैं डाइजेस्टिव एसोसिएटेड ग्लैंड्स या एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ठीक है, उनमें क्या क्या आते हैं? सिलेवरी ग्लैंड्स,
ठीक है। सिलिवरी ग्लैंड्स ये हम अलग अलग पढ़ेंगे, सिलिवरी ग्लैंड्स कहाँ होते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। लिवर, इसका भी डाइजेस्टिव सिस्टम में रोल है, इसलिए ये डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आएगा। पेनक्रियाज ये डाइजेस्टिव सिस्टम में आएगा क्योंकि इसका रोल डाइजेशन में है, इसका रोल भी डाइजेशन में है, इसका रोल भी डाइजेशन में है। अब अगर कभी आपको किसी ने बोला डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आता है, एक तो आता है एलिमेंट्री कैनाल। क्या आता है? एलिमेंट्री कैनाल, जो माउथ से लेकर एंड होता है एनस तक, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है एलिमेंट्री कैनाल, ये आता है। इसके साथ साथ आते हैं एसोसिएटिव ग्लैंड्स, यानी वो ग्लैंड्स जिनकी सिक्रीशन डाइजेशन में हेल्प करती है, या वो ग्लैंड्स जिनका डाइजेशन में कोई रोल होता है, उनको हम कहते हैं एसोसिएटिव ग्लैंड्स। इसमें आते हैं सिलिवरी ग्लैंड्स, लिवर और पेनक्रियाज, ठीक है, ये आते हैं इसमें एसोसिएटिव ग्लैंड्स में। अब हम अलग अलग पढ़ेंगे, इस एलिमेंट्री कैनाल को हम पहले पढ़ेंगे, एलिमेंट्री कैनाल को हम पढ़ेंगे। पहले मैं अगर यहाँ पर रफली बनाता हूँ आपको एक डायग्राम जो आपको याद रखनी है, वैसे मैं बनाऊंगा। देखिए क्या होता है, ये मान लो आप माउथ से स्टार्ट होता है, ठीक है, ये मान लो आप, ये यहाँ पर मैं रफली डायग्राम, मेरे को अच्छे से बनाना नहीं आता है लेकिन फिर भी आई विल ट्राई। ये मान लो आप यहाँ पर, ये मान लो आप, ये है ओरल कैविटी। क्या है? ओरल कैविटी या बकल कैविटी, जिसमें हम खाना डालते हैं, फिर हम क्या करते हैं मुंह में उसको, वो बात नहीं है। उसके बाद ये एक ट्यूब में चला जाता है, पहले ये जाता है एक स्ट्रक्चर में यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं फेरेंक्स। क्या कहते हैं? फेरेंक्स। फेरेंक्स वो जगह है जहाँ पर हवा और ग़िज़ा मिलता है, यानी ये वो जगह है फेरेंक्स जहाँ पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है वो मिलता है, यानी जहाँ पर फूड और एयर मिलते हैं उसको हम कहते हैं फेरेंक्स, उस जगह को। फेरेंक्स से फिर अलग निकलता है विंड पाइप जो लंग्स में चला जाता है, और निकलती है फूड पाइप जो स्टोमक की ओर चली जाती है। फूड पाइप क्या होती है इसके बाद? फूड पाइप, जिसको हम कहते हैं ईसोफेगस। देखिए मैंने क्या कहा, माउथ जिसको हम बकल कैविटी या ओरल कैविटी कहते हैं, इसके बाद आता है फेरेंक्स। यही फेरेंक्स से जो नाक से जाता है हवा और मुंह से जाता है ग़िज़ा, वो इस फेरेंक्स पर मिलते हैं। फिर वो क्यों नहीं मिक्स होते हैं, यानी फूड क्यों नहीं चला जाता है विंड पाइप में, वो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब ये मिक्स होते हैं, क्या होता है, फूड और एयर मिक्स होता है, फिर यहाँ पर दो ट्यूब अलग निकलते हैं। सामने की ओर जो ये निकलता है, जो ये कार्टिलेजिनियस आपको दिख रहा होगा, ये है ट्रैकिया या विंड पाइप, इसमें चला जाता है हवा। इसके पीछे और एक पाइप इसी के पैरेलल नीचे जाती है, जिसको हम कहते हैं फूड पाइप या ईसोफेगस। फूड पाइप या ईसोफेगस, इसी में ग़िज़ा चला जाता है। मुंह के बाद यानी ओरल कैविटी के बाद, फेरेंक्स के बाद ईसोफेगस में ग़िज़ा चला जाता है। फिर ये जब ईसोफेगस नीचे की ओर जाता है तो यहाँ पर एक जे शेप्ड ऑर्गन बनता है। अब मेरे को बनाना नहीं आएगा, मैं फिर अलग अलग जब बनाऊंगा अच्छे से डायग्राम बनाऊंगा। आप मान लो यहाँ पर क्या बन गया, ये स्टोमक। किस में चला गया ये अब ग़िज़ा? फूड पाइप या ईसोफेगस के बाद स्टोमक में पहले किस पार्ट में जाता है, इसके कौन से पार्ट्स है, हम अलग अलग पढ़ेंगे। माउथ को अलग पढ़ेंगे, उसमें डाइजेशन क्या होती है, कौन से प्रोसेस होते हैं, ईसोफेगस में क्या होता है, फेरेंक्स में क्या होता है, स्टोमक में क्या होता है, स्टोमक के क्या पार्ट्स हैं, हम अलग अलग पढ़ेंगे इनको। लेकिन अभी रफली आपको समझना है होता क्या है। स्टोमक में चला गया, स्टोमक में भी डाइजेशन होती है, ठीक है। स्टोमक में जब डाइजेशन होती है उसके बाद क्या होता है, ये चला जाता है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइनस। किस में चला जाता है ग़िज़ा? स्मॉल इंटेस्टाइनस में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइनस के बाद ये चले जाते हैं इनटू द लार्ज इंटेस्टाइनस। किन में चले जाते हैं? लार्ज इंटेस्टाइनस में, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइनस के बाद आता है एनस, और यहाँ से बाहर इधर मैं लिखूंगा एनस, यहाँ से इजेशन होता है। ये है लार्ज इंटेस्टाइन यानी एलआई, और जो ऊपर दिया गया है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, एसआई। इसमें और कुछ सेट स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन से पार्ट्स है, किस में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में कौन से पार्ट्स है, किस में क्या होता है, ये हम अलग अलग पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। ये है एलिमेंट्री कैनाल, यानी बकल कैविटी, ओरल कैविटी से लेकर जिसमें फेरेंक्स आता है, फूड पाइप
ईसोफेगस आता है, स्टोमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, लार्ज इंटेस्टाइन आता है, एनस आता है। इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ये एक लॉन्ग ट्यूब होता है, लॉन्ग ट्यूब होता है, इसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। पहले हम इसी एलिमेंट्री कैनाल को वन बाय वन पढ़ेंगे, क्या होता है, किस एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट में क्या होता है और ये कहाँ होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब मैं इधर आपको बताता हूँ होता क्या है। पहले हम पढ़ेंगे हमने किस में डाला ग़िज़ा को, माउथ में। हमने माउथ में डाला, यानी हमने किस में डाला, ओरल कैविटी या बकल कैविटी में। ठीक है, ओरल कैविटी या बकल कैविटी। जो ये ओरल कैविटी या बकल कैविटी होती है, इसके इंफीरियर यानी आगे होते हैं टीथ, होते हैं ना टीथ। ठीक है, पोस्टीरियर इसका क्या होता है, पोस्टीरियर होता है इसका फेरेंक्स। अगर हम इधर से देखेंगे, ओरल कैविटी के बाद क्या आता है, पीछे से फेरेंक्स। ऊपर के क्या है, ये प्लेट, इसको हम PLATE नहीं कहते, इसको हम कहते हैं PALATE, यानी ऊपर की ओर ये हार्ड। अगर आप देखोगे ना, हाँ इस तरह ऊपर अगर आप इस तरह टंग लगाओगे आपके मुंह में, ऊपर ये हार्ड सब कुछ दिखाई देता है, कर्वड, इसको हम कहते हैं प्लेट। क्या कहते हैं, प्लेट। इसमें होता है हार्ड प्लेट एंड सॉफ्ट प्लेट। आगे की ओर होता है हार्ड प्लेट, पीछे की ओर होता है सॉफ्ट प्लेट। अगर आप पीछे देखोगे, ये जो ऊपर जो है ना, ये होगा पीछे सॉफ्ट, तो उस पार्ट को कहते हैं हम सॉफ्ट प्लेट। और आगे जो ये हार्ड है ऊपर की ओर, उसको हम कहते हैं हार्ड प्लेट। नीचे क्या है इसकी, लोअर जा है ना, लोअर जा नीचे की ओर है। और साइड्स में ये चीक्स है, साइड्स में टीथ और चीक्स है। ठीक है, जो ये स्पेस बनती है इसको हम कहते हैं ओरल कैविटी या बकल कैविटी। हमने इसमें ग़िज़ा को डाला, उसको हम क्या कहते हैं, इंजेक्शन। ठीक है, देखिए डाइजेशन में दो प्रोसेसेस होती है। एक होता है मैकेनिकल प्रोसेस, दो प्रोसेसेस, मैकेनिकल प्रोसेसेस और होती है केमिकल प्रोसेस। डाइजेशन में दो प्रोसेसेस होते हैं, एक होते हैं मैकेनिकल प्रोसेसेस, एक होते हैं केमिकल प्रोसेसेस। वो प्रोसेसेस जो डाइजेशन में मदद करे, लेकिन मैकेनिकली कुछ काम करके, उन प्रोसेसेस को हम कहते हैं मैकेनिकल प्रोसेसेस। केमिकल प्रोसेसेस मीन्स केमिकल्स का इन्वॉल्व हो, यानी जब डाइजेशन बाय द हेल्प ऑफ केमिकल्स हो जाए, उन प्रोसेसेस को हम कहते हैं केमिकल प्रोसेसेस। लेकिन हमारी बॉडी में, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में मैकेनिकल प्रोसेसेस भी हेल्प करते हैं डाइजेशन में, केमिकल प्रोसेसेस में भी। मैकेनिकल प्रोसेसेस में मूवमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कुछ मूवमेंट्स का होता है, लाइक टीथ बाइट करते हैं, ये है मैकेनिकल प्रोसेस। ठीक है, सलाइवा डाइजेशन में मदद करता है, उसमें होते हैं केमिकल्स, ये है केमिकल प्रोसेस। यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ओवरऑल दो प्रोसेसेस होते हैं, मैकेनिकल प्रोसेसेस और केमिकल प्रोसेसेस, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब हम पहुंचते हैं माउथ में या ओरल कैविटी में। ठीक है, जो ये हमारा माउथ होता है, इसमें कौन से पार्ट्स होते हैं, इसमें क्या क्या होता है, इसमें होते हैं टीथ। पहले ही होते हैं हमारे मुंह में टीथ होते हैं ना, टीथ के साथ साथ क्या होता है इसमें, टंग। ठीक है, इसका भी रोल है डाइजेशन में। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, सेलिवरी ग्लैंड्स। क्या है, सेलिवरी ग्लैंड्स। ये आपने याद रखना है। हमारे माउथ में क्या क्या है, टीथ है, टंग है और सेलिवरी ग्लैंड्स है। ओरल कैविटी बनती कैसे है, ऊपर है हार्ड प्लेट एंड सॉफ्ट प्लेट, नीचे है लोअर जा, आगे है टीथ है ना, ये टीथ, इंसिस, कैनाइन्स या वेस्टिब्यूल भी है इसकी स्पेस, या लिप्स है आगे। पीछे क्या है, पीछे है फेरेंक्स। ये जो ये स्पेस बनती है इस तरह, इसको हम कहते हैं ओरल कैविटी। इसमें क्या है, इसमें है टीथ, इसमें है टंग, इसमें है सेलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है, अब हम पहले टीथ को देखते हैं। देखिए, टीथ जो होते हैं ये हमारे बकल कैविटी या ओरल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनका मैकेनिकल डाइजेशन में रोल होता है। मैकेनिकल डाइजेशन का क्या मतलब है, ये आपने समझना है। यानी ये मैकेनिकल डाइजेशन में रोल होता है इनका। क्या मतलब है, इनका केमिकल डाइजेशन में रोल नहीं होता है। केमिकल डाइजेशन में रोल का क्या मतलब है, ये कोई केमिकल्स या एंजाइम सेक्रेट नहीं करते हैं, बल्कि ये मैकेनिकली फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। इसको हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन में टीथ का कोई रोल नहीं है, इनका रोल है मैकेनिकल डाइजेशन में। यानी ये मैकेनिकली क्या करते हैं,
फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। उसका भी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अगर फूड छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ेंगे तो एंजाइमेटिक रिएक्शन को मुश्किल होगा, यानी एंजाइमेटिक डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। ये खासकर क्या करता है, जब ये किसी फूड पार्टिकल को तोड़ता है दांत, तो ये सरफेस एरिया फूड इंक्रीज करते हैं, फिर उन पर एंजाइम्स अच्छे से एक्ट करते हैं और उनको डाइजेस्ट करते हैं। यानी इनका भी रोल है डाइजेशन में, लेकिन मैकेनिकल डाइजेशन में केमिकल डाइजेशन में कोई रोल नहीं होता है। जो टीथ होते हैं, टीथ के दो टाइप्स हैं। एक होते हैं मिल्क टीथ और दूसरे टाइप के होते हैं परमानेंट टीथ। ठीक है। जो मिल्क टीथ होते हैं इनको हम कहते हैं टेम्पोररी टीथ, इनको हम कहते हैं डेसिडुअस टीथ भी। इनको हम क्यों कहते हैं टेम्पोररी टीथ या डेसिडुअस टीथ, यानी क्या होता है, ये शट ऑफ होते हैं। डेसिडुअस टीथ मीन्स ये फिर निकल जाते हैं, बाहर निकलते हैं। ठीक है। यानी इनको रिप्लेस कौन करते हैं, परमानेंट टीथ, यानी इनकी जगह कौन लेता है, फिर परमानेंट टीथ। इसीलिए ये टेम्पोररी है, यानी परमानेंट इंसान में नहीं रहते हैं, बल्कि ये कुछ ही सालों तक रहते हैं, फिर ये गायब हो जाते हैं और इनके बदले कौन आते हैं, परमानेंट टीथ। ठीक है। ये कितने होते हैं मिल्क टीथ, ये होते हैं 20 नंबर। ठीक है। इनकी फॉर्मूला क्या है, 2102 डिवाइड बाई 2102। इसका क्या मतलब है, इससे पहले कि मैं आपको ये डेंटल फार्मूला इसको हम बोलते हैं, यानी डेंटल फार्मूला फॉर मिल्क टीथ, यानी जो मिल्क टीथ होते हैं उनकी डेंटल फार्मूला ये है। ये समझाने से पहले मैं आपको बताता हूँ, आपने पढ़ा होगा, सॉरी यहाँ पर ये लिखा हुआ था, जो टीथ होते हैं, टीथ के 4 टाइप्स आपने पढ़े होंगे, इंसिसर्स, कैनाइनस, प्रेमोलर्स और मोलर्स। ये आपने पढ़े होंगे। इंसिसर्स कहाँ होते हैं, क्या काम करते हैं, कैनाइनस क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, प्रेमोलर्स क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, मोलर्स क्या होते हैं, क्या काम करते हैं। ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे। अगर मैं ये भी डिस्कस करने बैठूंगा तो लेक्चर लंबा हो जाएगा। ये आपने पढ़ा होगा, 4 टाइप के टीथ होते हैं, इंसिसर्स, कैनाइनस, प्रेमोलर्स और मोलर्स। ये 4 टाइप के टीथ ह्यूमन्स में प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए आप हायर क्लासेस में देखोगे ह्यूमन डेंटिशन जो होता है वो होता है हेटेरोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन। वहाँ क्या मतलब है, हेटेरो मीन डिफरेंट, डोंट मीन्स दांत, यानी हमारे जो ये दांत है ये डिफरेंट टाइप्स के हैं, इसीलिए हमारा जो डेंटिशन है ये है हेटेरोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन। ठीक है। मैं डीप नहीं जाऊंगा, अब मैं इसको डिस्कस करता हूँ। ये अपर जा है, ये है लोअर जा। ठीक है। मैं इसको यहाँ पर डेंटल फार्मूला को इरेज करता हूँ। ये क्या है, अपर जा और लोअर जा। पहले मैं इंडिकेट करता हूँ, पहला नंबर है इंसिसर्स का, दूसरा नंबर है कैनाइनस का, तीसरा नंबर है प्रेमोलर्स का, चौथा नंबर है मोलर्स का। इसका क्या मतलब है, जो आपका अपर जा है उसमें 2 पेयर क्या है, इंसिसर्स, और लोअर जा में 2 पेयर क्या है, इंसिसर्स। अपर जा में 1 पेयर क्या है, कैनाइनस, और लोअर जा में 1 पेयर क्या है, पेयर कैनाइनस। 0 है ऊपर प्रेमोलर्स, नीचे प्रेमोलर्स, यानी मिल्क टीथ में प्रेमोलर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। मोलर्स 2 पेयर्स है ऊपर जा में और 2 पेयर्स है लोअर जा में। काउंट करते हैं, 2 पेयर्स हो गए 4, 1 पेयर हो गया 2, हो गए 6, 2 पेयर हो गए 4, हो गए 10, यानी अपर जा में 10, लोअर जा में भी इसी तरह 10। टोटल होते हैं 20 दांत मिल्क टीथ या टेम्पररी टीथ या डेसिडुअस टीथ। ये होते हैं बच्चों में प्रेजेंट अप टू 4 to 6 ईयर्स, यानी जो 4 से 6 साल तक बच्चे होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इनको रिप्लेस कौन करने लगते हैं, परमानेंट टीथ। इसके बाद आते हैं फिर परमानेंट टीथ। ठीक है। परमानेंट टीथ जो होते हैं, मैं इसको यहाँ पर इरेज करता हूँ, ये लिखा है मैंने यहाँ पर। परमानेंट टीथ जो होते हैं ये कितने होते हैं टोटल, ये होते हैं टोटल 32। कितने होते हैं, 32। ठीक है। ये परमानेंट टीथ होते हैं। इनकी डेंटल फार्मूला क्या है, 2123 डिवाइड बाई 2123। अब आपको आसानी से समझ आया होगा। ऊपर का है ये अपर जा, ये है लोअर जा, यानी अपर जा लोअर जा। ठीक है। अपर जा में 2 पेयर्स है इंसिसर्स, लोअर जा में 2 पेयर्स इंसिसर्स। ऊपर 1 पेयर कैनाइनस, नीचे 1 पेयर कैनाइनस। वहां पर 0 प्रेमोलर्स थे ऊपर, लेकिन यहाँ पर है 2 पेयर्स प्रेमोलर्स ऊपर, 2 पेयर्स प्रेमोलर्स नीचे। ऊपर 3 पेयर्स
मोलर्स, नीचे 3 पेयर्स मोलर्स। करो काउंट, 3 पेयर हो गए 6, 4 पेयर हो गए, 2 पेयर हो गए 4, 1 पेयर हो गए 2, 2 पेयर हो गए 4। अगर आप काउंट करोगे ये होंगे 16, ऊपर 16 नीचे, टोटल कितने हैं 32। अगर आपको कभी पूछा गया मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ में कौन से टीथ एब्सेंट होते हैं, यानी वो कौन से टीथ है जो परमानेंट टीथ में प्रेजेंट है लेकिन मिल्क टीथ में नहीं है, वो है ये प्रेमोलर। वहाँ पर यहाँ पर 0 था, सॉरी वहाँ पर यहाँ पर 0 था, लेकिन यहाँ पर ऊपर 4 प्रेमोलर्स है, नीचे 4 प्रेमोलर्स है। वहाँ पर 2 पेयर्स ऊपर थे मोलर्स, यहाँ पर 3 पेयर्स प्रेमोलर्स ऊपर है। वहाँ पर 2 पेयर्स ऑफ मोलर्स नीचे थे, यहाँ पर 3 पेयर्स ऑफ मोलर्स नीचे है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा परमानेंट टीथ और मिल्क टीथ। ठीक है।